बताया था कि ये पहले आते हैं चाइना पे। ये जो है, ये जो हमारा चाइना बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आगे चाइना, तो चाइना से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के हैं, ये चाइना की बॉर्डर से मिलते हैं। ओके, तो ये याद में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जनघनत्व की जो मैंने की थी कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ है। सबसे मैक्सिमम तो आपको पता ही है, ये हरिद्वार में, ठीक है। सबसे कम की बात आएगी तो उत्तरकाशी, फिर उससे ज़्यादा है वो यहाँ चमोली, फिर उससे आगे ये पिथौरागढ़। तो सबसे कम UCP, मैंने आपको सब बताया था, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप लोगों ने नोट की होगी। अब चलिए हैं, अब इसके बाद देखते हैं नेपाल। नेपाल से हमारा ये रहा नेपाल का बॉर्डर उत्तराखंड का, पिथौरागढ़, चंपावत और थोड़ा सा पार्ट है ऊधम सिंह नगर। तो 3 जिले ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से भी हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है, तो ठीक वैसे ही ये यहाँ पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। ओके, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ केवल 2 जिले ही इसके संपर्क में है, यानी कि इसकी सीमा से लगे हैं। और वो कौन से हैं? उत्तरकाशी और देहरादून। दिख रहा होगा आपको मैप से। ओके, चलिए अब ये देखिए, ये देहरादून का ये थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिस वन, ये दिखा, ये थोड़ा सा पार्ट देहरादून का, ये हरियाणा से इसकी सीमा मिलती है, ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। अर्पित पांडे जी, आपको आवाज नहीं आ रही है। आप सभी को आ रही है? जल्दी बताइए। जी यस। ओके, आप सभी को आ रही है, लेकिन अर्पित पांडे जी आपको भी आनी चाहिए ना आवाज। आई थिंक आपके यहाँ पे नेटवर्किंग थोड़ा वीक हो। अगर नहीं आ रही तो आप दोबारा से उस, अच्छा एक काम कीजिए कि आपने जब आप ज्वाइन हुए हैं ना, तो आपके नीचे माइक के ऊपर एक जो है, एक उसमें ऑप्शन दे रहा होगा, उस पर लिखा होगा जो है कॉल ओवर इंटरनेट, उसे क्लिक जो है करके और फिर मेरी आवाज़ साफ आएगी आपको। ठीक है, क्लियर है? देखिए, चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश बॉर्डर। ये आपका देहरादून, हरिद्वार से लगा हुआ, फिर पौड़ी गढ़वाल, थोड़ा पार्ट नैनीताल का, फिर ऊधम सिंह नगर। तो ये यूपी से लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। तो अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि अगर ये दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलता है, और आपको जो है ये ऑप्शन दे दे, ये दे दे और ये दे दे और एक ये भी दे दे, तो ध्यान में रखिएगा कि नैनीताल का थोड़ा सा पार्ट जो है ये यूपी से मिलता है। तो इसमें क्योंकि मैप ये एक बिल्कुल क्लियर मैप है, आपको सब कुछ दिख रहा होगा, तो ध्यान में रखिएगा। या फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी आ जाता है, सपोज कि कितने जिले ऐसे हैं, द- ठीक है, कि जो कि यूपी से मिलते हैं। तो यहाँ गिन लीजिए नंबर, 1, 2, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको समझाया था ना, इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। नदी तंत्र, रिवर सिस्टम बताया था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए, मैंने बताया था कि टोंस नदी यहाँ से निकलती है, ये यहाँ यहाँ तक आती है। फिर यमुना नदी भी इसकी समांतर यहाँ से निकलती है और दोनों यहाँ मिलती हैं, डाक पत्थर, ठीक है। फिर यहाँ से ये यमुना नदी नीचे है, ये ऊपर वाली ये टोंस नदी है। तो ये भी कि सबसे ये सवाल आ सकता है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये ठीक है, वो टोंस, ये रुपिन सुपिन जगह से निकलती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर ये यहाँ पे देहरादून में डाक पत्थर के पास में एक दूसरे से मिलती हैं, फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को लगाते हुए आगे बढ़ती हैं, और बाद में ये यहाँ से इस राज्य, हमारे राज्य से बाहर निकल जाती हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो जैसे कि ये आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ये कालसी का एरिया है, ठीक है। इसको जहाँ पर 2 नदियों का संगम वाला जो एरिया है देहरादून में, टोंस और यमुना का,
उसके बीच में स्थित है कालसी। तो ही कालसी के उसी स्थान पर अशोक का एक शिलालेख जो प्राप्त हुआ है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, ये वही जगह है, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं काली नदी की पे, जो कि हमारे इस राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी नदी। तो ये कहीं लिपुलेख दर्रे से यहाँ से निकलती हुई आगे बढ़ती है, कुछ इस यहाँ तरफ से। तो ये काली नदी है, श्यामा नदी भी कहते हैं। इसमें कुछ इस स्थान पे जौलजीबी है ना ये, तो यहाँ पे गोरी नदी आके इससे मिलती है। तो जौलजीबी बहुत फेमस जगह है, मेला भी लगता है। तो दोनों का संगम ही जो है जौलजीबी में ही होता है, पिथौरागढ़ में। इसके बाद ये नेपाल की सीमा से लगती हुई ये आगे बढ़ती हुई चंपावत में आती है, फिर इसके बाद यहाँ से ये निकल जाती है, इस तरह से नेपाल में चली जाती है। तो नेपाल में इस नदी का नाम है शारदा, ठीक है? ये भी सवालों में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं, एक बार चेक कर लें, कोई रह गया हो। ओके, चलिए ठीक है। अब गंगा तंत्र, गंगा तंत्र के बारे में आते हैं। गंगा जो कहाँ से निकलती है, सपोज मान लीजिए ये 5 प्रयाग भी अभी आपको मैं दिखाऊँगा कहाँ-कहाँ है। तो गंगा नदी यहाँ से निकली, तो वो यहाँ तक आई। सॉरी, ये भागीरथी नदी यहाँ तक आई, फिर अलकनंदा नदी इस तरीके से आई और दोनों यहाँ यहाँ टिहरी में देव प्रयाग है, दोनों का संगम इस स्थान पर होता है, ठीक है? भागीरथी नदी को सास कहा जाता है और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। तो इस स्थान पे देवप्रयाग है, देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है, वहाँ से गंगा जो नदी है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से होती हुई ये ऐसे निकलती है, ठीक है? ओके, चलिए अब ये जो है जो भी 5 प्रयाग हैं वो जो हम देख लें कि वो कहाँ-कहाँ हैं। तो एक तो ये हो गया देवप्रयाग, फिर एक है यहाँ पे रुद्रप्रयाग, दिख रहा है आपको? जहाँ पे मंदाकिनी नदी केदारनाथ वाला एरिया जो है मंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा नदी है टोटल, ध्यान में रखिएगा, ये टोटल क्या है अलकनंदा नदी। अब यानी कि अलकनंदा नदी में ही सभी नदियों का संगम होगा, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा कि 5 जो भी प्रयाग हैं उसमें अलकनंदा नदी जो कॉमन है। अगर कभी भी ऑप्शन में कुछ भी ऐसी चीज़ें दे दे तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अलकनंदा नदी कॉमन नदी है हमारे 5 प्रयागों में, ठीक है? अब देखते हैं कि इनसे कौन-कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो देवप्रयाग आपको पता हो गया, भागीरथी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में कौन-सी मिलती है? मंदाकिनी नदी, है ना? केदारनाथ वाला जो एरिया है, ठीक है? ये वहाँ से निकलती है मंदाकिनी और यहाँ मिलती है आकर इस अलकनंदा से। तो ये हो गया रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यही है, ठीक है? फिर बताइए, ये मैं जो निशान लगा रहा हूँ, ये कौन-सा है, ये कौन-सा है और ये कौन-सा है? मैंने एक इमेजिनेशन के हिसाब से आपको लगा रखा है, ये 5 हमारे प्रयाग हो गए, ओके? तो कोई बता सकता है कि ये टॉप वाला कौन-सा है? विष्णु है ना? विष्णु प्रयाग। ओके, ओके, सभी का सही है। देन इसके नीचे वाला कौन-सा है? बताइए जल्दी। नंद प्रयाग, वेरी गुड। नंद प्रयाग में कौन-सी नदी मिलती है अलकनंदा से? मंदाकिनी, मंदाकिनी, ओके। अब आता है ये बीच वाला पोर्शन, ये कर्णप्रयाग है, ठीक है? ये वाला पोर्शन जो दिख रहा होगा, ये वाला, 1 मिनट शायद फोकसिंग हो रहा है, ये वाला एरिया, ये कर्णप्रयाग है जहाँ पे पिंडर नदी अ, इसमें मिलती है अलकनंदा अलकनंदा जो है जो नदी में रिवर में, ठीक है? तो अब आई थिंक आप लोगों को इस मैप के माध्यम से रिवर सिस्टम और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो भी इसमें कैलकुलेशन है वो मालूम हो गई होंगी, ठीक है? अब जब हम जो बुग्याल या नेशनल पार्क या और भी जो टॉपिक जो मैप के माध्यम से पढ़े जाने हैं, उसको भी मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो रेस्ट हिस्ट्री का पोर्शन रह गया था। ओके, चलिए। अगर किसी का आई थिंक माइक ऑन है, माइक ऑफ रखिए।
अब नोटबुक में कुछ अगर नोट भी करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने समझा दिया था कि जो हमारा ऐतिहासिक जो है जो काल है उसमें जो अभी 3 भाग थे हमारे ना, ये प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो प्राचीन काल तो आपका हो चुका था, अब आते हैं मध्यकाल में। ठीक है। मध्यकाल में भी जो है 3 शासकों का या 3 राजवंशों का शासक चलेगा। मध्यकाल के बाद जो है आधुनिक शासन आएगा, उसमें क्या होगा वो चीज़ें हम देखेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये चीज़ें जो लिखी मेंशन की हैं, इनमें ये हर लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से हर सवाल आएगा, आने की संभावना है। ठीक है, देख लीजिए। मध्यकाल में क्या होता है? मध्यकाल में जो सबसे जो पहला शासक जो शासक हुए, वो थे कत्यूरी शासक। ठीक है? इनका ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है कि मध्यकाल के जो कौन-कौन से हुए, उसके बाद क्या हुए। तो कत्यूरी शासक से हम स्टार्ट करेंगे कि इस टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें मेन हैं। अपना माइक ऑफ रखिए। किसी भी स्टूडेंट का माइक अगर ऑन है तो नीचे देखिए माइक का ऑप्शन है, उसको जो वो है ना म्यूट कीजिए कि आवाज़ डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए, मध्यकाल में जो कत्यूरी शासक के बारे में देखते हैं। जैसा कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? स्थानीय लोक गाथाओं से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इनकी जानकारी जो जनरली मिलती है स्थानीय लोक गाथाओं से मिलती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चली आ रही है। तो इसमें कहा जाता है कि कार्तिकेय राज्य आपको दिख रहा है? हार्दिक पांडे जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। तो ऐसा कहा जाता है जैसा कि जो प्राचीन जो है जो काल में कार्तिकेय पूर्व जो राज्य था, इसके जस्ट बाद कत्यूरी शासकों का शासन प्रारंभ हुआ, जो कि जिसे मध्यकाल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है? तो कत्यूरी शासन हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि लंबे लंबे समय तक ये जो शासन था इनका छिन्न-भिन्न होता चला गया। ठीक है? अब उसके बाद ज़्यादा डिटेल में उनका इतिहास अभी हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आप जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसके बारे में देख लीजिए कि इनका इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि अशांति देव। तो कहा जाता है कि असंती देव ने कत्यूर राज्य में असंती देव राजवंश की स्थापना की। इसने पहले क्या काम किया? इसने अपनी राजधानी जोशीमठ यानी कि चमोली में पहली राजधानी बनाई। फिर कुछ समय के बाद ये रणचूला कोट ले गया। रणचूला कोट जो है पौड़ी में तहसील है ये। ये जो वर्तमान में ये एक तहसील है पौड़ी में। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस राजवंश का यानी कि असंती देव राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये ब्रह्मदेव, जो कि कहा जाता है कि ये बहुत ही अत्याचारी शासक था। ये सवाल आ सकता है कि अंतिम शासक कौन था और निम्नलिखित में से जो है किसे सबसे ज़्यादा अत्याचारी शासक कहा जाता है? तो ये है ब्रह्मदेव, ठीक है? नाम तो अच्छा था लेकिन अत्याचारी था। चलो, तो जागरों में इसे क्या कहा जाता है? वीरमदेव। जागरों में इसे क्या कहा जाता है? वीरमदेव कहा जाता है। ये सवाल आ चुका है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिया रानी की अच्छा हाँ, जिया रानी का यहाँ पे नाम आ गया। तो जिया रानी बताओ कौन थी? ये कुमाऊँ की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई थी। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी, ये कुमाऊँ की थी ना? ओके। रानी लक्ष्मीबाई कुमाऊँ की, सॉरी। जी, जी। हाँ जी, हाँ। और तिल्लू रौतेली कौन थी? ये गढ़वाल की गढ़वाल। झाँसी की रानी। हाँ, गढ़वाल। ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये दोनों सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1358 ईस्वी में, ठीक है, तैमूर लंग का आपने नाम सुना होगा। तैमूर के द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण किया गया, जिसका सामना जो है किसने किया? ब्रह्मदेव ने किया। ये वही ब्रह्मदेव है देखो, ठीक है? जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता है जागरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सन 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोकचल ने आक्रमण किया, ये जो कत्यूरी राजवंश पर, ठीक है? आक्रमण किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। तो इसके बाद जो इस शासन का अंत लगभग हो चुका था।
ओके, ज़रा थोड़ा-सा वेट करेंगे, एक स्टूडेंट चलिए। तो यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक जो है जुगचल जी ने क्या किया था कि कत्यूरी शासकों पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उसके उसी के बाद इन शासकों का या इस राजवंश का अंत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊँ के चंद राजवंश, अब इनकी क्या कहानी है भई, देखते हैं। तो कहा जाता है कि कुमाऊँ के चंद राजवंश जो थे वो कत्यूरी राज्य के जब कत्यूरियों का शासन था, तो उसके समकालीन थे। समकालीन थे तो ज़ाहिर-सी बात है कि दोनों में सत्ता के लिए जो है कब्ज़े के लिए दोनों में संघर्ष होता रहा होगा। ओके? तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आप सभी को कि समकालीन थे और निरंतर इनके बीच में सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वीं-14वीं ईस्वी में तो क्या हुआ था कि ये जो चंद थे, ये जो विजय हो गए, ठीक है? हालाँकि अशोक जो है चल्ल ने भी आक्रमण किया था, तो वो आक्रमण करने के बाद उनकी जो सत्ता थी, राजवंश था, वो कमज़ोर बिल्कुल बिल्कुल जो कमज़ोर हो गया पूरा। इनके पास इतनी शक्ति नहीं रही कि ये किसी और राजा के साथ में संघर्ष करके और अपने राजवंश की या अपने राजवंश को जो है जो भी बचा सकें या फिर दूसरे राजवंश को खत्म करके उनको मिला सकें। तो वहाँ से इनका जो है दयनीय स्थिति जो है बहुत वीक हो गई। तो जिसका फ़ायदा उठाया चंद राजवंशियों ने या फिर चंद शासकों ने। तो ये विजय हो गए, तो विजय होने के बाद तो तो विजय हुए लेकिन इस जो चंद वंश का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? ये तो विजय हुए ना तो संस्थापक तो कोई रहा होगा या किसी ने जीता होगा, वो है तोहर चंद, ठीक है? तो तोहर चंद जो है ये विजयी हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसने क्या किया था सोहर चंद ने प्रारंभ में अपनी राजधानी चंपावत में की। अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज़। सोहर चंद ने अपनी राजधानी जो कहाँ बनाई थी? कुमाऊँ, ये कुमाऊँ देखो टॉपिक है ना कुमाऊँ की राजवंश, तो बात यहाँ पे कुमाऊँ की होगी। अभी गढ़वाल के भी वो आएँगे शासक, वो भी बढ़ेंगे। तो ये चंपावत में बनाई इसने, ठीक है? लेकिन बाद में भीष्मचंद, ये दिख रहा होगा आपको, भीष्मचंद ने राजधानी को अल्मोड़ा ले गया। तो ये सवाल आ सकता है कि जो कुमाऊँ के चंद राजवंश के किस शासक द्वारा अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाया गया? तो भीष्मचंद, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है? ये गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है? तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ ज्ञानचंद को माना जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये सवाल आ चुका है ना कई बार कि चंदों की का चिन्ह क्या था? तो ये गाय, गाय जो था ये हर जगह पे गाय का चिन्ह जो है अंकित हुआ करता था। तो इसलिए वो चिन्ह था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसा कि मुगल साहित्य यानी कि जागीरनामा या शाहनामा में कहा जाता है कि यही चंद राजा और मुगल इन ये दोनों की मतलब ये दोनों का शासन बिल्कुल एक जैसा था और ये दोनों आपस में जो है घुले-मिले या फिर दूसरे रूप में कह सकते हैं कि अ, दोनों का एक-दूसरे की सत्ता में आना-जाना या दोस्ती यारी आज की भाषा में हम कह सकते हैं, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये पूछ सकता है कि जो है किस मुगल कालीन साहित्य से हमें चंद और मुगलों का संबंध हमें प्राप्त होता है, तो ये दोनों हैं। ध्यान में रखिएगा। और एक जो पहले जो आपका फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ हुई थी, मैंने इसमें एक सवाल दिया था कि गोरखाओं ने कब कुमाऊँ को जीता या आक्रमण किया? तो वो 1790 में भी आक्रमण किया और जीत लिया। तो वो मैंने कहा था कि जो चंद राजाओं से जीता ना, तो महेंद्र सिंह जो है ये जो है चंद राजवंश के अंतिम राजा थे, जिनको हवाला बाग में एक युद्ध में गोरखाओं ने पराजित कर दिया 1790 में और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया।
ठीक है, ये कहानी ध्यान में नहीं रखिएगा। तो ये कई बार आ चुकी है 1790 में। तो कभी-कभी ये भी सवाल आ जाता है कि गोरखाओं का शासन कुमाऊँ पर कितने वर्षों तक रहा? आता है ना? या गढ़वाल में कितने वर्षों तक रहा? ठीक है? तो साढ़े 10 वर्ष रहा गढ़वाल में और 25 वर्ष रहा ये कुमाऊँ में। और ये नेपाल के गोरखा सबसे अत्याचारी थे। अच्छा, अभी हाल में आप लोगों ने कुछ समय पहले ये भी सुना था अभी वर्तमान में कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि उत्तराखंड भी उनका हिस्सा है। अब वो जो है क्यों कहा था उसकी भी कहानी मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड पे चलें हम। ये सभी को क्लियर है? यस बोलिए। अ, देन अगली क्लास में हम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। किसी को भी कोई ऐसा डाउट ना रहे ना कि बहुत ही कम समय है और कम समय में इम्पोर्टेंट चीज़ें हम मेंशन करके चल रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक ये वही पेज खुल गया। जी, वंदना जी आपको कुछ कहना है? हेलो वंदना जी? ओके, ओके, ओके। फ़ोन हैंग हो गया था, कोई बात नहीं। अब चलिए अब नंबर 3 है गढ़वाल के जो परमार राजवंश, ठीक है? आई थिंक इसमें वो स्लाइड शायद मिस हो गई है। कोशिश करते हैं दोबारा ऐड करने की। देखिए यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये तीसरे हैं, ठीक है? ये दोनों तो हो गए आपके। अब गढ़वाल की बात आती है, ये जो है कुमाऊँ का तो हो गया, अब गढ़वाल में देखते हैं कि गढ़वाल में पवार राजवंश। तो इससे पहले यहाँ क्या था कि खस राजाओं का शासन था। तो इन्होंने सुरक्षा के अभाव में भई ऐसी सुरक्षा तो थी नहीं, तो सुरक्षा के अभाव में क्या किया था कि अ, इन्होंने किलों का निर्माण कर लिया था क्योंकि गढ़वाल में बहुत सारे छोटे-छोटे किले हुआ करते थे। आई थिंक 52 या 54, ठीक है? लेकिन वैसे नंबर नहीं पूछता, लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि सभी छोटे-बड़े जो है गढ़वाल के राजाओं ने सुरक्षा के लिए अपने-अपने जो है राजवंश के चारों ओर किलों का निर्माण किया था, ठीक है? अब देखते हैं कि तो अब वहाँ पे बहुत सारे राजा थे, तो उनमें भी सबसे शक्तिशाली कौन था, है ना? तो सबसे शक्तिशाली राजा था भानु प्रताप। भई फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि वहाँ पे 52 जो गढ़ी या जो किले हुआ करते थे, तो 52 राजा तो होंगे कहीं न कहीं, 52 में से भी सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है, ये कहा जाता है, ये चाँदपुर गढ़ के भानु प्रताप को। चाँदपुर गढ़ कहाँ चमोली में है? चलिए देख लीजिएगा कहाँ है, ठीक है? तो इसने क्या किया था, ये सबसे शक्तिशाली था, तो भानु प्रताप ने गुजरात के राजा कनकपाल का स्वागत किया। भाई कुछ ना कुछ इनकी दोस्ती होगी या कहीं से कुछ होगा, तो वो आए घूमने के लिए, उन्होंने उनका स्वागत भी किया और फिर उन्हीं से अपनी जो है बेटी की शादी भी कर दी, ठीक है? तो अब भाई शादी हो गई तो वो दामाद बन गए तो उनको कुछ हिस्सा यहाँ पे दे दिया गया। उसके बाद क्या होता है, फलस्वरूप क्या हुआ था कि कनकपाल द्वारा 1888 ईस्वी में चाँदपुर गढ़ यानी कि चमोली, ठीक है? चमोली में इनके ही द्वारा यानी कि कनकपाल के द्वारा परमार वंश की नींव पड़ी। तो ये सवाल आता है ना कि परमार वंश की नींव किसने रखी या किसके द्वारा इस परमार वंश की स्थापना की गई? तो ये कनकपाल। ध्यान में रखेंगे कि वहाँ फिर से सुन लीजिए, गढ़वाल में बहुत सारे छोटे-छोटे किले हुआ करते थे, गढ़ हुआ करते थे, उनमें भी उनमें
उन सभी में सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ करता था वो कौन था? भानु प्रताप। भानु प्रताप की दोस्ती थी जो कनकपाल से। तो ये आया, इसने इसका स्वागत किया और अपनी पुत्री का यानी कि अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में इसी कनकपाल ने इस राज्य में यानी कि गढ़वाल राज्य में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव पड़ी या उसके द्वारा ही इस राजवंश की स्थापना की गई। तो ये जो टॉपिक था ना यहाँ पे ये, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कनकपाल ने इस राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है? तो सभी को लर्न है। अब नेक्स्ट बढ़ें। अब इसके बाद की भी कहानी है, ठीक है? अभी सुन लीजिएगा। अगर कनेक्टिविटी जो करती है तो आप इसी लिंक के द्वारा दोबारा से ऐड हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस वन। इसके बाद क्या होता है? ठीक है, हम इसी के बाद आगे बढ़ रहे हैं ना कि कनकपाल ने जो है परमार वंश की नींव रखी और उसके बाद क्या होता है कि इसी वंश के, ठीक, परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल, काफी राजा रहे होंगे, जो फेमस होता है वही हाईलाइट होता है। तो 37वें राजा अजयपाल, अजयपाल के द्वारा क्या किया गया कि जो अपनी राजधानी को दिवलगढ़ से ये श्रीनगर ले आए। ये भी सवाल आता है कि की जो है जो किस परमार राजा के द्वारा अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की गई, अजयपाल। ठीक है? तो इसी अजयपाल ने कत्यूरियों से सोने का सिंहासन भी छीना था। याद रखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमार शासकों को, अब एक सवाल हमेशा आता है कभी कभी कि परमार शासकों को शाह की उपाधि जो है किसने दी, आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने लोधी वंश के का शासक था। इसमें लोधी वंश में टोटल जो है 3 शासक हुए हुए हैं। सबसे जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है? चलिए, तो बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि दी थी। और इस शाह की उपाधि को सबसे पहले किस परमार शासक ने ग्रहण किया था? बलभद्र शाह। अब देखो नाम तो लग गया ना कि बलभद्र शाह, तो यही था पहला, ध्यान में रखिएगा। इसको याद करने के लिए ये एक बलभद्र शाह परमार शासक था जिसने सबसे पहले बहलोल लोधी से शाह की उपाधि अपने नाम के आगे जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। 1636 में 1636 में जो मुगल सेनापति, ठीक है, वो उसका नाम था नवजात खां। और मुगल के जो राजा थे वो थे शाहजहां। तो शाहजहां का सेनापति नवाजत खां ने दून घाटी पर हमला कर दिया। भाई अब उसने हमला किया तो अब क्या होगा? तो कर्णावती का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो उस समय जब हमला किया था तो गढ़वाल की संरक्षिता जो है वो महारानी कर्णावती थी। तो इन्होंने क्या किया कि मुगल सैनिकों को अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुगल सैनिकों को जो पकड़कर उनकी नाक काट दो। तो मुगल सैनिकों के नाक जो काट दिए गए। उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं को नाग कट्टी रानी के नाम से जाना गया। तो ये भी सवाल आता है ना बहुत कि निम्नलिखित में से किसे नाग कटी रानी कहा जाता है? तो जी ऑप्शन में जिया रानी होगा, तुलू रौतेली होगा, विष्णु देवी होगा या कर्णावती, ये सब होंगे जो भी होंगे। तो सही आंसर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि परमार एक राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीपति शाह। अब देखो, अब शाह की उपाधि जो है बलभद्र शाह से लगती आ रही है आगे। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत ही अपनी तरफ से अच्छा काम किया था लेकिन मुगल शासकों के विरुद्ध था। इन्होंने क्या किया कि मुगल शहजादा दारा शिकोह के जो के पुत्र सुलेमान शिकोह को इन्होंने गढ़वाल में आश्रय दिया, जिससे औरंगजेब यानी कि उस समय का जो शासक था औरंगजेब, वो बहुत ही नाराज हुआ। ठीक है? ये भी ध्यान में रखिएगा कि परमार राजा ने पृथ्वीपति शाह ने जो किस मुगल शहजादा को अपने यहाँ आश्रय दिया। तो वो दारा शिकोह का बेटा था, पुत्र था सुलेमान शिकोह।
ठीक है? ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1790 में गोर गोरखाओं ने जो कुमाऊँ को जीता, ठीक है? दिख रहा होगा आप सभी को। उसके जस्ट अगले साल 1791 में फिर इन्होंने जो कुमाऊँ को जब जीत लिया, अल्मोड़ा को जीत लिया चंद्रभुवन के राजाओं को हरा के, तो फिर इन्होंने 1791 में जो गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया कि भई वहाँ करेंगे वो, उसको भी अपने कब्ज़े में ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वहाँ पे इनकी हार हो गई, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, फरवरी 1803 में क्या होता है कि जो नेपाल के जो सैनिक सेनापति थे, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया, इन दोनों के लिए नाम बहुत फ़ेमस है, हमेशा आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इस सन में तो ऐसा कहा जाता है कि इस सन के आसपास में गढ़वाल क्षेत्र में भयंकर भूकंप की आपदा आई, जिससे कि गढ़वाल के जो राजा थे या प्रजा थी जो तबाही-तबाही मच गया। वहाँ पे लोगों के पास जो सब कुछ था वो सब नष्ट हो चुका था भूकंप में। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आक्रमण करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जीतेगा, है ना? जीतेगा। तो फिर इन्होंने उसी भूकंप का फ़ायदा उठाया और गढ़वाल के भाग पर कब्ज़ा किया लिया। कब्ज़ा कर लिया। अब क्या होता है जब गढ़वाल पे कब्ज़ा कर लिया तो वहाँ के शासक प्रद्युम्न शाह थे, ये वहाँ से भाग निकले, है ना? भाग निकले और इन्होंने अपने गहने जो भी चीज़ें थी ज़ेवरात या राजा के पास जो भी संपत्ति होती है इसको बेचकर सैनिक का संगठन बनाया। मतलब सैनिक क्योंकि मैक्सिमम सैनिक जो थे भूकंप में अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। तो वहाँ से ये देहरादून आ गए, देहरादून में इन्होंने अपना एक सैनिकों का दल स्थापित किया, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है तो फिर गोरखा भी इनके पीछे-पीछे आ गए कि भाई इनको तो मारना ही था ना, गोरखाओं को। आए अब क्या हुआ, तो वो डेट थी 14 मई 1804 देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में। अब तो ख़ैर वहाँ मैदान है ही नहीं ऐसा, अब तो जो है मकान बने हैं, बहुत सी वो चीज़ें हैं, स्तूप बन गए हैं। तो उस समय ये मैदान था, इस नाम से फ़ेमस था। वहाँ पे क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में युद्ध होता है, ठीक है? इन्हीं को गढ़वाल का अंतिम राजा भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये भी सवाल आ सकता है ना, गढ़वाल का अंतिम राजा भी कहा जाता है। इसके बाद से जितने राजा हुए, वो टिहरी के राजा हुए। बात को आप समझ रहे हैं? गढ़वाल राज्य और टिहरी राज्य, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। गढ़वाल मीन्स कि टोटल गढ़वाल और द टिहरी मीन्स कि टिहरी का ही राजवंश, जो सिर्फ़ टिहरी अ अ टिहरी ऐसे समझा सकते हैं कि टिहरी जो गढ़वाल जिला है, वहीं तक सीमित था, ठीक है? अब चलिए, तो अब यहाँ पे गोरखा और प्रद्युम्न शाह का युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युम्न शाह मृत्यु यानी कि वीरगति को प्राप्त होते हैं। भाई अब क्या होगा इसके बाद? तो इनके 2 जो पुत्र थे, एक सुदर्शन शाह थे और कुँवर प्रीतम शाह। तो प्रीतम शाह को गोरखाओं ने पकड़ लिया और इनको अपने नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेल में डाल दिया। ठीक है, तो लेकिन सुदर्शन शाह अभी तो बचे रहे ना, तो इनको जो है नहीं पकड़ पाए वो। तो अब ये सुदर्शन शाह जो क्या करते हैं, ये हरिद्वार चले आते हैं, वहाँ से भाग आते हैं। ये जहाँ भी थे छिपे थे, हरिद्वार आ जाते हैं। फिर इसके बाद इ उस समय क्या था कि 1804 की बात हो रही है ना, उसके बाद की बात हो रही है। उस समय ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत में। तो क्या होता है सुदर्शन शाह जी ने ब्रिटिश अ जनरल से सहायता माँगी कि ऐसी-ऐसी जो है कंडीशन है और मेरा राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका है, आप मेरी सहायता कीजिए। उस सहायता के बदले में अंग्रेज़ों ने कुछ शर्त रखी होगी कुछ ना कुछ कि आप हम जीते तो ये हिस्सा आप हमें देंगे। तो सुदर्शन शाह की माँग पर ब्रिटिश जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 ये डेट ध्यान में रखिएगा, गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेज़ी सेना भेज दी, ठीक है? सेना वर्ड यहाँ पे छूट गया है। अंग्रेज़ी सेना भेज दी। अब क्या होता है बस अगर भेज दी तो और अंग्रेज़ों के पास में जो सैनिक थे वो आधुनिक थे, गोरखाओं के पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अंग्रेज़ों को जीतना ही था।
तो अब क्या होता है कि 1800 जो है 15 में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। टोटल गढ़वाल की बात हो रही है ना, अब वो स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्र होने के बाद में जो सुदर्शन शाह से ब्रिटिश जनरल या ब्रिटिश शासन ने शर्त रखी थी कि जीतने के बाद में क्या होगा, कि शर्त ये थी कि जीतने के बाद में गढ़वाल क्षेत्र का जो है अधिकांश भाग वो अंग्रेज़ों को दे दिया गया और सिर्फ़ टिहरी राज्य जो है वो सुदर्शन शाह के कब्ज़े में रहा। आई बात समझ में? तो अब क्या होता है, तो अब क्या होता है कि जबकि गढ़वाल की राजधानी जो थी वो श्रीनगर थी। दिख रहा है आप सभी को? ये श्रीनगर यहाँ से आया, ये दिख रहा होगा। जबकि अजयपाल